एक बार फिर से स्वागत है बच्चों आरंभ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस बार 2016 का क्वेश्चन पेपर, जो आपके 3 नंबर के जितने भी हैं उसका सोल्यूशन लेके आया हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको 2015 के करवाए थे। चलिए अब 2016 पे बढ़ते हैं। 2016 का पहला क्वेश्चन है आपका कि भाई बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस प्रकार का जो है ध्वज डिजाइन किया गया था, जो हमारा झंडा था वो किस प्रकार डिजाइन किया गया था। तो आंदोलन के दौरान जो तिरंगा झंडा जो है यूज किया गया था, लेकिन ध्यान रखना है बच्चों कि इसमें जो 3 रंग थे ये कौन अलग अलग रंग थे, जिसमें लाल हो गया आपका, इसके अलावा जो है पीला हो गया, है ना, और फिर जो है आपका एक और रंग हो जाता है वो है आपका हरा रंग। ये 3 रंग का प्रयोग किया गया था। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। इसमें 8 कमल थे, जो उस समय के 8 प्रोविजन के जो है सिंबल्स थे, जो 8 प्रांत थे उसके सिंबल थे। इसके अलावा तीसरी चीज देखते हैं कि इसमें एक अर्धचंद्राकार जो है निशान था, जो कि हिंदू और मुसलमान दोनों के ही प्रतिनिधित्व को प्रेजेंट करता था। नेक्स्ट देखते हैं आपका प्रोटेस्टेंट सुधारवाद आंदोलन क्या था। सुधारवाद आंदोलन, प्रोटेस्टेंट आंदोलन क्या था। तो इसकी बात करते हैं। कह रहे हैं कि भाई जो सुधारवादी या प्रोटेस्टेंट आंदोलन क्या था, तो यह रोम में जो कैथोलिक चर्च है उसके प्रभुत्व में सुधार के लिए किया गया था 16वीं शताब्दी में। जो है ये धार्मिक सुधार आंदोलन था। किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये जो धार्मिक सुधार आंदोलन है ये मार्टिन लूथर के द्वारा तो शुरू किया गया था, जो कि धर्म सुधारक थे, जो कैथोलिक चर्च के भ्रष्ट प्रथाओं के खिलाफ, कर्मकांडों के खिलाफ कड़ी आलोचना कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। ये जो मार्टिन लूथर है इन्होंने लगभग 95 थीसिस लिखे थे, 95 थीसिस लिखे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो 95 थीसिस लिखे थे, इसके साथ साथ ये जो आंदोलन है इसका परिणाम क्या निकला, तो इस आंदोलन का परिणाम ये निकला कि जो कैथोलिक चर्च है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसमें एक परंपरा जो है उसको कैथोलिक पुरानी परंपरा कहा गया और एक नई परंपरा की शुरुआत हुई जिसको प्रोटेस्टेंट कहा गया। ज्योग्राफी क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई कच्चे माल के आधार पर जो है उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो कच्चे माल के आधार पर जो है आपके रॉ मटेरियल के रिसोर्स के आधार पर जो है कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहला आता है कृषि आधारित उद्योग, यानी कि ऐसे उद्योग जिसका जो जो कच्चा माल है वो कहाँ से आता है, या तो कृषि से उत्पाद आता है या फिर खनन वगैरह जो है उससे आता है। जैसे कि सूती वस्त्र हो गए, या जूट हो गया, या चीनी हो गया, खाद्य तेल हो गए, इन सब का जो है किससे आता है, कृषि से ही आता है। सॉरी बच्चों, इसमें खनन नहीं, खनन नीचे पॉइंट है। ठीक है, इसमें जितने भी एग्रो वेस्ट होते हैं वो आते हैं। दूसरा आता है मटेरियल वेस्ट। मटेरियल वेस्ट में भी जो खनन से आते हैं जितने भी सारे के सारे आते हैं, जिसमें कि भाई पृथ्वी से खनिज जो है, खनन जो है वो किया जाता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ आती है, तो इस्पात आता है, सीमेंट आता है, एल्युमिनियम आता है, ऐसी जो भी धातु, जो भी मटेरियल जो धरती के नीचे से खनन करके निकाले जाते हैं। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि कृषि आधारित उद्योग पूरी तरह से जो है कृषि पर निर्भर करता है और जो उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करता है, जबकि जो खनिज आधारित उद्योग है वो जो है अक्सर जो है प्रमुख उद्योग होते हैं। और ये कैसे कार्य करते हैं, तो ये जो है आधारभूत उद्योग के रूप में कार्य करते हैं। ये बुनियादी सामग्री को उपलब्ध करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या करें, ऊर्जा विकास और ऊर्जा बचत के लिए एक सतत मार्ग विकसित करने के तत्काल आवश्यकता है। इस ज्वलंत समस्या की समाधान के लिए कोई 3 उपाय बताइए। तो 3 उपाय कौन से हो सकते हैं जो कि ऊर्जा विकास और ऊर्जा बचत के लिए हो। तो पहला उपाय हो सकता है सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करना। क्या करना, सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जब हम यूज करते हैं तो इससे बड़ी समस्या सॉल्व होती है कि भाई अगर हम निजी वाहनों की बजाय जो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें तो इसमें ईंधन की बचत हो सकती है, ऊर्जा की भी बचत हो सकती है। दूसरा क्या करें, बिजली का जो है विवेकपूर्ण उपयोग, है ना। विवेकपूर्ण उपयोग जो है क्यों दिखाता है, तो, तो विवेकपूर्ण उपयोग जो है उसकी बात करते हैं कि भाई इसमें जो है उपकरण को बंद करने जैसी समस्या, जैसे हमें बचपन से बताया जाता है कि जो अगर आप रूम से बाहर जा रहे हैं तो लाइट फैन को ऑफ कीजिए, उसके स्विच बटन को जो है बंद कर दीजिए, स्विच को बंद कर दीजिए, उसका उचित उपयोग, उसका सही तरीके से उपयोग कीजिए। इसके अलावा ज़्यादातर हम कोशिश करें कि भाई गैर पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा दें, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गए, पवन ऊर्जा हो गए, बायोगैस हो गया, ये ऐसे नवीकरण ऊर्जा है, इसके ऊपर बढ़ावा दें ताकि जो बिजली का जो उपयोग है उसमें कोयला के ऊपर निर्भरता जो है वो कम हो। ठीक है, अगला आते हैं। तीसरा जो है पॉलिटिकल का है आपका। पॉलिटिकल में देखते हैं, कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक सरकार जो है एक वैध सरकार होती है। लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार होती है। इस तर्क को स्पष्ट कीजिए कि ऐसी सरकार होती है जिसमें लोग नियत, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से स्वयं को चुनते हैं और उसे शासन करने का नैतिक अधिकार देते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, कह रहे हैं कि भाई यह एक ऐसी सरकार है जिसमें नियमित रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाए जाते हैं।
ठीक है। नियमित रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाए जाते हैं। इसमें तंत्र के माध्यम से स्वयं लोगों द्वारा चुना जाता है, जो कि शासन करने के लिए नैतिक आधार होते हैं, यानी कि हम अपना शासक खुद ही चुनते हैं। दूसरा क्या करें, भले ही यह निर्णय लेने में धीमी प्रतीत होती है, यह संविधान के स्थापित कानूनों और प्रक्रियाओं की सख्ती से पालन करती है। दूसरा क्या करें हम कि भाई यह भारी जन समर्थन के साथ काम करती है, क्योंकि इसमें जनादेश और उसकी शक्ति के समय समय पर नागरिक द्वारा स्वयं को मूल्यांकन करने का भी मौका दिया जाता है, तो इसलिए जो है ये बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, मान ले कि भाई आप कोई नेता है और आपके धार्मिक आधार पर वोट मांगते हैं, ठीक है। इसका यह काम लोकतंत्र में नियम के खिलाफ क्यों माना जाता है? तो किसी भी नेता का कि भाई धर्म के आधार पर वोट मांगना जो है ये कैसे जो है लोकतांत्रिक नियमों के खिलाफ है। करिए देखो, ये सीधे तौर पर जो है किस चीज का उल्लंघन करता है, जो धर्मनिरपेक्ष मूल के संवैधानिक सिद्धांत जो है उसका उल्लंघन करता है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पे अगर आप धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे तो ये सर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है इसके खिलाफ होगा। ठीक है। सभी धर्मों को यहाँ पे समान व्यवहार और समान आदर से देखा जाता है, ना कि किसी एक धर्म को या ना तो किसी एक अधिकार को। ठीक है। यह जानबूझकर गंभीर समस्या विभाजित करता है, विभाजन, घृणा और सांप्रदायिक तनाव को पैदा करता है। आपने देखा होगा कि भाई सांप्रदायिकता जो कम्युनिज्म की जो ज्यादातर दिक्कतें हैं वो किससे आता है, पॉलिटिक्स से ही आता है। ठीक है। तीसरा क्या आता है कि भाई ये जो है मतदाताओं का ध्यान जो है विकास, शिक्षा और बाकी चीज़ों से हटाकर कहाँ पहुँचा देता है, विकास, शिक्षा और बाकी चीज़ों से हटाकर जो है ये कहाँ पहुँचा देता है, तो ये पहुँचा देता है जो है धर्म के नाम पर, समुदाय के नाम पर या लड़वाने की चीज़ों पर, और लोगों का जो है ध्यान इससे भटक जाता है। ध्यान भटक जाता है शिक्षा से, स्वास्थ्य से, अन्य चीज़ों से ध्यान भटक जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इकोनॉमिक्स का है। क्या कह रहे हैं, वैश्वीकरण उत्पादकों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक रही है। उदाहरण के साथ इन कथनों को न्यायोचित ठहराइए। क्या कह रहे हैं, वैश्वीकरण जो है वो क्या करता है, बढ़ती प्रतिस्पर्धा जो है उसको उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक रहा है। प्रतिस्पर्धा ये कि भाई वैश्वीकरण में कई सारी कंपनियां काम करती हैं और वैश्वीकरण से जो है कंपटीशन बढ़ जाता है, तो ये कंपटीशन पब्लिक के लिए कैसे फायदा है, हमारे लिए कैसे फायदा है। तो सबसे पहला कारण आता है कि जो व्यापक जो है विकल्प होते हैं हमारे पास कई सारे जो है चॉइसेस होते हैं कि हम किस कंपनी को चुनते हैं, किस कंपनी को नहीं चुनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विविधताओं के कारण जो है हम ये आनंद ले पाते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गए, इसकी बहुत सारी कंपनियां हैं हमारे पास, टीवी की बहुत सारी कंपनियां हैं, कई सारे नए नए मॉडल हैं जो हमारे सामने पहुंचती है और हमारे पास ये विकल्प उपलब्ध होता है कि हम किसको चुनते हैं, किसको नहीं चुनते। दूसरा क्या है कि जो कंपटीशन के कारण जो कीमतें हैं वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसका फ़ायदा सीधे किसे मिलता है, सीधे जो है उपभोक्ताओं को मिलता है। तो विदेशी व्यापार जो है करने के लिए, कंपटीशन को कम करने के लिए या मार्केट में बने रहने के लिए क्या करते हैं, प्राइस को कई बार कम कर देते हैं, जिसका सीधा फायदा जो है किसको मिलता है, कंज्यूमर्स को मिलता है। तीसरा आता है बेहतर गुणवत्ता। अब देखिए कोई भी कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं तो उसके लिए उसे विश्वास अर्जित करना पड़ेगा, और विश्वास अर्जित करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, विश्वास अर्जित करने के लिए वैश्विक बाजार में जीवित रहने के लिए, खरीदारों को आकर्षित करने के लिए उसे उपभोक्ताओं को जो है क्या करना पड़ेगा, बेहतर गुणवत्ता और कम कीमत में वो भी देनी पड़ेगी। इसकी वजह से जो है ये चीज़ें जो है सुधारने को मजबूर हो जाते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेहतर करने पे मजबूर हो जाते हैं, जिसका फायदा किसे मिलता है, कंज्यूमर को ही मिलता है। लीजिए बच्चों, आपको 2016 का भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 2017 पे। अगले वीडियो में आपको 2017 का डिटेल मिलेगा।